चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ये हमारे पास नहीं, हम इसको क्विकली देखेंगे क्योंकि आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ, तो हम इसको डील कर रहे होते हैं। बेटे वायरस जो है ना, वायरस वायरस ये वायरस की टर्म जो है, ये हम लोग जब इसके साथ एसोसिएट करते हैं तो इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। पहला, एक तो विरियॉन का पता होना चाहिए। दूसरा बेटे आपको वायरोलॉजी का पता होना चाहिए। वायरोलॉजी जो है दैट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि आपके पास जो है बेटा इसकी स्टडी करती है। ब्रांच टू स्टडी वायरस, ठीक है, ये आपके पास वायरस की स्टडी जो है इसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब हम लोग विरियॉन की बात करते हैं, विरियॉन जो होता है बेटा, ये आपके पास पॉइजनस एंटिटी हम लोग इसको मेंशन करते हैं, दैट इज पॉइजनस एंटिटी। ठीक है, ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि पॉइजनस है और बेटा इसको डेथ रिलेटेड भी हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज डेथ रिलेटेड। मतलब इट वाज सपोज दैट कि ये एक एंटिटी जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स की मौत का बायस भी बनती है। फिर हम लोग बेटे इस वायरस के साथ ये भी मेंशन करते हैं कि ये बेसिकली ए सेलुलर एंटिटीज होते हैं। वायरसेस जो होते हैं ना, दे आर ए सेलुलर एंटिटीज। ठीक है, हम लोग इनको ए सेलुलर एंटिटीज जो है वो मेंशन करते हैं। अच्छा, यहां पर ना मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ए सेलुलर एंटिटी अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन आप वायरस को किस तरह से मेंशन करोगे? क्या लगता है आपको कि वायरसेस जो हैं ये ए सेलुलर एंटिटीज हैं और इसको अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन हम किस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं? हम्म अच्छा, इनको ना ये मेंशन किया जाता है कि दे आर एस्केप्ड एंटिटीज। ठीक है, इनको बेटे हम लोग एस्केप एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ सेल, these are the escape entities during evolution of cell। तो जो सेल की एवोल्यूशन होती है ना, उसके दौरान बेटे एस्केप एंटिटीज के तौर पर इनको कंसीडर किया जाता है। इसीलिए दे आर सपोज टू बी ए सेलुलर, क्योंकि कंप्लीट सेल जो है वो आपके पास इवॉल्व नहीं होता। ठीक है, फिर बेटे इसको हम लोग बॉर्डर लाइन एंटिटी के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। बॉर्डर लाइन एंटिटीज जो है बेटा, ये भी हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अब ये जो बॉर्डर लाइन एंटिटीज होती हैं, इस बॉर्डर लाइन के अंदर हम लोग इसको बेटा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ एसोसिएट करते हैं। इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये भी मौजूद होती हैं। ये आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी हैं। इसमें बस ये याद रखिएगा, ये आसान सी बात है लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि ये लिविंग है कब? जब हम लोग बेटे इसको इंट्रा सेल्यूलरली डील करते हैं। अगर ये सेल के अंदर है इट इज सपोज्ड एज अ लिविंग, और अगर आप इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कंसीडर करते हो, सेल से बाहर है बेटा ये, देन इट विल बी लेबल्ड एज द नॉन लिविंग एंटिटी। ओके, चलो अब क्विकली हम लोग जो है ना इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया इसको देखेंगे। लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच को जो है ये अक्सर ये भी कंसीडर किया जाता है कि रॉबर्ट भाई जो है ना इन्होंने बड़ा काम किया है। वायरस दैट इज रिलेटेड टू डेथ, और शुरू में इसको फ्लूइड कंसीडर किया जाता था। फिर विरियॉन, वायरॉइड और प्रायॉन के साथ जो है वो चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें बेटा जो प्रायॉन्स होते हैं दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, जो वायरॉइड होते हैं दे आर इन्फेक्शियस आरएनए, और जो विरियॉन होते हैं दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स या मेच्योर वायरस भी कहा जाता है। नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास पूछ लिया जाता है। अब यहां पे सवाल कैसे बनता है? सवाल ये बन सकता है कि भाई ये बताएं कि कौन सा है जो कि आपके पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है और इन्फेक्शियस एंटिटी के तौर पर काम करता है। तो फिर वायरॉइड लगाएंगे, बिकॉज आरएनए जो होते हैं ना
दे आर न्यूक्लिक एसिड्स, इनको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, और ये इन्फेक्शियस एंटिटी के तौर पर लेबल किए जाते हैं। फिर आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, विरियन, वायरॉइड और प्रायोन्स में से इन तीनों में से कौन सा है जो कि इन्फेक्शियस है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से बना हुआ है? तो बेटा जब हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए ये बेटे हमारे पास कॉन्जुगेटेड की कैटेगरी में आएगा। आगे चलते हैं, एडवर्ड जेनर। अब ये भी आपने याद रखना है बिकॉज ये अभी पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर के साथ एसोसिएटेड है, और जो सबसे पहले था दैट वाज रिलेटेड विद स्मॉल पॉक्स, या इसको पॉक्स वायरस के साथ भी मेंशन किया जाता है कि वायरस कौन सा था, दैट वाज पॉक्स वायरस। फिर आप में से वो वाले बच्चे जिन्होंने अभी नम्स का टेस्ट दिया, उनको पता होगा कि उनसे सवाल पूछा गया था पोर साइज के बारे में। अब यहां थोड़ी सी वेरिएशन है, अगर आप एसटीबी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर लिखा जाता है 0.1 माइक्रोमीटर, और अगर आप फेडरल की बुक को फॉलो करें तो वहां लिखा जाता है 100 से 1000 नैनोमीटर। ये याद रखना आपने बच्चों के वेरिएशन क्या है। फिर इसी तरह से अगर आप पीटीबी से बिलोंग करते हैं या बाकी किसी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो उसमें ये चीज मेंशन नहीं की जाती। चार्ल्स चेम्बरलाइन वाज द फर्स्ट जिसने पोर्सिलिन फिल्टर्स को यूज किया था 1884 में, और किसके लिए बेटा? रेबीज वायरस के लिए। रेबीज वायरस जो होता है ना, ये मैड डॉग से जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। आपने कभी सुना है हल्काया कुत्ता जो होता है वो अगर किसी को काट ले तो उसकी वजह से जो है ना वो डेथ के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सुना है आपने? और रेबीज जो है ना वो अच्छा खासा मोर्टेलिटी रेट रखती है। चले फिर एवानोस्की, इसको भी जल्दी से करेंगे। एवानोस्की जो 1892, इसका जो पॉजिटिव एजेंट जिस पे इसने काम किया था दैट वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। ये पोर्सिलिन फिल्टर को क्रॉस कर सकता है और इसके फिल्ट्रेट जो होता है ना बेटा, वो अगर हेल्दी लीव्स पे गिराएं तो उस पर बीमारी कॉज करता है। तो इवानोस्की को टीएमवी के साथ याद रखना है। फिर बेजर्निक है, ये भी अगर आप पीटीबी से बिलोंग करते हैं तो आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है। दैट वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले बेटा वायरस की टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, तो बेजर्निक भाई ने जो है ना वायरस के बारे में बताया था, और इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो टीएमवी वायरस होता है ये कॉन्टेगियस होता है। कॉन्टेगियस से मुराद ये है कि इजीली एक से दूसरे के अंदर बीमारी जो है वो फैला सकता है। स्टैनले 1935 इसके साथ एसोसिएटेड है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ये स्टेनले के साथ है। इसके अलावा इसने फुट एंड माउथ डिजीजेस, अक्सर ये भी जो है वो बीमारी बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये फुट एंड माउथ डिजीजेस जो है वो क्या है, तो बेटा ये याद रखिएगा। हम लोग तो इसको याद रखते हैं फिटे मुंह डिजीज। ठीक है, अक्सर हमारी जो बुजुर्ग खवातीन होती है ना, दादी अम्मा नानी अम्मा, वो अक्सर ये टर्म यूज करती है फिटे मुंह। तो दैट मीन्स फुट एंड माउथ, यानी अक्सर इसके जो वायरल इन्फेक्शन है इसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। येलो फीवर ये भी इसके साथ आ जाता है। फिर बेटे टॉट और डी हैरल, इसको सेपरेटली आप लोग याद रखेंगे। ये बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरिया ईटर के बारे में इसने बताया था। फिर हमारे पास इन्वेलप्ड वायरसेस और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। इसमें याद रखिएगा कि इन्वेलप्ड वायरसेस की जो रेजिस्टेंस होती है ना बेटे वो रिलेटिवली कम होती है, नॉन इन्वेलप्ड की ज्यादा होती है। इसमें कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, इबोला आ जाता है। राइनो वायरसेस, पोलियो वायरसेस ये नॉन इन्वेलप्ड में आ जाता है। अब ये जो चीज है हमारे पास बेटे दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको जो है वो इसके बारे में पता हो। अच्छा, जब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अब ये वो वाला हिस्सा है जो कि हमारे इस दफा पीएमडीसी सिलेबस का हिस्सा है, इसको हम लोग देखेंगे। अब बेटे इसके लिविंग कैरेक्टर क्या है देखिएगा। लिविंग कैरेक्टर्स के अंदर हम लोग ये मेंशन करते हैं कि ये अच्छी खासी वेराइटीज या स्ट्रेन्स देते हैं। आप में से सब ने इनको जो है वो पढ़ा होगा, और कोविड का जो है ना वो आपने सामना भी किया है। तो कोविड-19 के बारे में अगर आपको याद हो तो भाई कोविड की एक स्ट्रेन जाती थी, दूसरी आ जाती थी, एक जाती थी, दूसरी आ जाती थी। तो इसका मतलब ये कि इसमें म्यूटेशन जो है वो अच्छी खासी दिखाई देती है। उसी म्यूटेशन की वजह से स्ट्रेन्स आती हैं। इसमें बेटा जेनेटिक मटीरियल जो है वो मौजूद होता है। अब सवाल ये है कि जेनेटिक मटीरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल में बेटे हम लोग डीएनए और आरएनए की बात करते हैं।
इसी की बेस के ऊपर डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस को लेबल किया जाता है। फिर बेटे दे कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन कहां पे? ओनली इन लिविंग सेल्स। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। और फिर ये सेंसिटिव भी होते हैं। अब सवाल ये है कि सेंसिटिव किसके लिए होते हैं? बिकॉज दैट कैन बी द एमसीक्यूज। दे आर सेंसिटिव टू यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए बेटा ये सेंसिटिव होते हैं। ये आपने इसमें लगाना है। अच्छा, अब सवाल इसमें से लिविंग कैरेक्टर में से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसमें बेटे क्वेश्चन आपके पास स्ट्रेन्स के बारे में पूछा जा सकता है या सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के लिए, ठीक है। फिर हम इसके लिविंग कैरेक्टर्स की बात करें बेटा, तो दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स, इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते। इसको हम लोग यूं मेंशन करते हैं, दे डोंट हैव ऑर्गेनेलीज। सेलुलर स्ट्रक्चर से क्या मुराद है भाई? इनके पास जो है वो ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते, दे डोंट हैव ऑर्गेनेलीज, ठीक है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज आउटसाइड द सेल, इनको अगर आप सेल से बाहर निकालते हैं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज जो कि हम इसमें नहीं देख रहे होते, उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी शो नहीं करता और रिप्रोड्यूस भी नहीं होता बेटा, ठीक है। सो दैट इज सिंपली जो कि आपने इसके साथ जो है बेटा चीजों को याद रखना है। डन, यहां तक ओके है? कोई मसला है आप में से किसी को तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल हुरैन, आप सही कह रही हैं कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो डेफिनेटली इसमें जो है वो हम ऑर्गेनेलीज भी मेंशन नहीं करते। मुकद्दस खान, आज के टॉपिक्स में मैंने बताया था वायरसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और इंशाल्लाह ताला रेस्पिरेशन। और अगर हमें टाइम मिला और आप में और हम में एनर्जी हुई तो इंशाल्लाह ताला होम्योस्टेसिस भी कर रहे होंगे। चलो अब आते हैं वायरस की तरफ। वायरसेस जो है ना बेटा, ये हमारे पास एक टर्म, हम लोग इसको VIRUS के साथ जो है ना वो लेबल करते हैं। इसको आप लोग याद रखोगे, वी फॉर हम लोग विरियन मेंशन करते हैं एंड वी फॉर वेराइटीज भी मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें वेराइटीज भी होती हैं, तो ये याद रखिएगा वी के साथ। आई की बात करें बेटा तो इसको आपने याद रखना है, दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि सेल से बाहर जिंदा नहीं रह सकते। ये आप इसके साथ लिखेंगे। आर से बेटे आपने याद रखना है रेजिस्टेंस, तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, दे हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, दे हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके अगेंस्ट बेटे रेजिस्टेंस जो है वो ये रखते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स को हम इसमें यूज नहीं करते। अच्छा, अब यही चीज जो है वो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन हम इस चीज को यहां पर एसटीडी के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। किसके साथ? हम इसको रिलेट कर रहे होते हैं एसटीडीज के साथ भी, जहां पर आपने साइफिलिस पढ़ा और आप लोग जो है वो इसमें नजेरिया गनोरिया की बात करते हो, उसमें भी एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लोग यूज नहीं करते। अच्छा, फिर हम लोग बेटे इसमें मेंशन करते हैं आर से, दैट इज रेप्लीकेशन। रेजिस्टेंस भी है, रेप्लीकेट भी करते हैं, दे रेप्लीकेट इन लिविंग सेल। ये बेटे हमारे पास लिविंग सेल के अंदर रेप्लीकेट करते हैं। फिर बेटे यू से हम लोग मेंशन करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक तो हम इसमें मेंशन करेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के, आप लोग जो है इसको अगर आपने सेपरेट करना है तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट करोगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगेशन की जाए। इसमें स्पीड जो होती है वो बहुत हाई की जाती है, जिसकी वजह से बेटा बहुत स्मॉलर एंटिटीज जो होती है ना उनको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिर बेटा इसमें यू के साथ आप लोग याद रखोगे कि ये यूवी सेंसिटिव होते हैं। ऊपर मैंने बताया भी, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं, दे आर यूवी सेंसिटिव, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ सेंसिटिविटी रखते हैं। फिर बेटे लास्ट पे हम लोग इस पे मेंशन करते हैं साइज। अब ये जो साइज है ना, दैट साइज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइज में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साइज के लिहाज से क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछा जाता है। पहला, ये 10 से लेकर 1000 टाइम्स जो है बेटे स्मॉलर होते हैं,
देन बैक्टीरिया। अब ये किसके लिहाज से है? एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिहाज से अगर पूछा जाए तो 10 से लेकर 1000 गुना साइज में छोटे होते हैं। फिर आपके पास एक और साइज पूछ लिया जाता है, उसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं 20 से लेकर 250 नैनोमीटर तक बेटे इनका साइज होता है। अब जब हम लोग 20 नैनोमीटर की बात करते हैं तो ये बेटे आपके पास पार्वो वायरसेस का साइज मेंशन किया जाता है, ठीक है। और 250 जो होता है ये आपके पास पॉक्स वायरस का साइज जो है वो मेंशन किया जाता है। तो पार्वो और पॉक्स वायरसेस जो हैं वो हम इसके साथ लेबल करते हैं। रिमेंबर, साइज वाला जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि साइज जो है वो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। फिर बेटे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये भी हमारे पीएमडीसी के टॉपिक के अंदर शामिल है। अब जब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस की बेस के ऊपर करते हैं। ये जो प्लांट वायरसेस होते हैं ना बेटा, दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज फाइटो वायरसेस, ठीक है। इनको फाइटो वायरसेस जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट होता है। इनको बेटे हम लोग फाइटोफेजिस भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब है प्लांट, और फेज जैसे बैक्टीरियोफेज है उसी तरह से फाइटोफेजिस भी हम लोग मेंशन करते हैं। अब ये भी आपको बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर नहीं दिखाई देगा, ज्यादातर सिंध में जो है ना इस चीज को डील किया जाता है। अब प्लांट वायरसेस जो होते हैं ना, इसके बारे में एमसीक्यूज आता है। देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो 2000 से ज्यादा टाइप्स जो है बेटा ये इनकी मौजूद होती हैं। ये जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं दे आर मोस्टली आरएनए वायरसेस, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्टली मैं मेंशन कर रहा हूं, हमेशा आपने नहीं लिखना, ठीक है। नॉट ऑलवेज, मोस्टली मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। एंड द मोस्टली दे आर ऑफ रॉड शेप्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसकी डिटेल क्या है? ये बेसिकली सेल वॉल की वजह से ना इस पे बेसिकली हमारे पास जो है बेटा एक्शन होता है। फिर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस है और CAMV वायरस होता है बेटा, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जो है वो याद रखोगे, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस और ये बेटे CAMV वायरस। अब ये MV बेसिकली मोज़ेक को शो करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एनिमल वायरस। अच्छा, इसमें क्या याद रखोगे? इसमें 200 टाइप्स आपके पास MCQs बन सकता है, पोटेंशियल MCQs। सो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आगे चलते हैं। एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस जो होते हैं बेटा इनको हम लोग जू फेजेस भी बोलते हैं। जू की टर्म एनिमल के लिए और फेजेस टाइप के लिए यूज करते हैं। दे आर जू फेजेस बेटा, ठीक है। और ये जो वायरसेस आपके पास होते हैं इसको डीएनए या आरएनए वायरसेस दोनों के अंदर जो है वो मेंशन किया जाता है, ठीक है। दे कैन बी बोथ डीएनए और आरएनए वायरसेस। मोस्टली बेटे इनकी जो शेप होती है दे आर ऑफ सफेरिकल शेप, ठीक है। गोल गोल सफेरिकल शेप के होते हैं। और बेटा इसकी जब हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल में एनिमल वायरसेस में बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। जैसे कोविड-19 आपने पढ़ा है, HIV की बात करते हो, हेपेटाइटिस की बात करते हो, ठीक है, एटसेट्रा। ये आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटा बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेजेस ये वो वाले वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए हम लोग इनको बैक्टीरियल वायरसेस भी मेंशन कर सकते हैं। दे आर लेबल्ड एज बैक्टीरियल वायरसेस। इनमें बेटे आप लोगों ने याद रखना है जीनोम मौजूद होता है, लेकिन इनका जो जीनोम होता है ये मोस्टली डीएनए होता है। इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हम लोग मेंशन करते हैं। फिर आपने बेटा ये भी याद रखना है कि मोस्टली इनके पास हम लोग हेड और टेल की बात करते हैं। दे हैव हेड एंड टेल। अब जब आप लोग हेड और टेल की बात करते हो ना तो इसमें बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आगे हम लोग डील करेंगे, वो इसमें आ जाता है। फिर बेटे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लेमडा फेज, टी फेज, एक्स फेज, ये सारी की सारी फेजेस जो हैं वो हम इसके साथ जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास इनकी होस्ट बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। फिर आप लोग इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड बेटा।
अब कैप्सिड के ऊपर ना डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे हेलिकल शेप हो सकता है, पॉलीहेड्रॉन हो सकता है, टेडपोल है, स्फेरिकल है, सर्कुलर है और इन्वेलप हो सकता है। अब सवाल यहां पर क्या बन सकता है, इनकी एग्जांपल्स, जैसे मोस्टली हम लोग हेलिकल शेप की बात करें तो हेलिकल के अंदर बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो हम मेनली मेंशन करते हैं। पॉलीहेड्रॉन के अंदर जो है बेटा हम लोग एडिनो वायरस जो है इसको मेंशन कर रहे होते हैं, देयर आर एडिनो वायरस, यह आपने इसमें ऐड करना है। टेडपोल की बात करें तो टेडपोल के अंदर बेटे हम लोग बैक्टीरियोफेज को मेंशन करते हैं, देयर इज बैक्टीरियोफेज। सफेरिकल की बात करें बेटा तो सफेरिकल के अंदर हमारे पास पोलियो वायरस आ जाता है। CAMV वायरस जो है वो भी हम इसके साथ मेंशन करते हैं। सर्कुलर की बेटे बात करें तो सर्कुलर में हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आ जाता है। इन्वेलप के अंदर आपने किसको मेंशन करना है, फ्लू वायरस के अंदर। अच्छा, अब ये आगे भी इसको हम डील करेंगे। अब इसके अंदर आपके पास जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या हो सकता है, तो मेनली बेटे हमारे पास एडिनो वायरस जो है ये मोस्टली पूछता है, HIV के बारे में पूछता है, और ये जो TMV है इसके बारे में पूछ रहा होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। फिर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन जो है बेटा जीनोम बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। एंड वी नो दैट कि जीनोम के लिहाज से वायरसेस जो होते हैं ना बेटा न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर क्लासिफाई किए जाते हैं। ये या तो DNA वायरसेस होते हैं या RNA वायरसेस होते हैं। DNA के अंदर या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं या सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। बेटा जब हम लोग डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल में आप लोग हर्पेस वायरस जो है इसको मेंशन कर सकते हो, देयर आर हर्पेस वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंडेड जब हम लोग DNA की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें बेटे हम लोग पार्वो वायरसेस की बात करते हैं। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और बच्चे जो है वो इसको गलत करते हैं। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस जो है इसको मेंशन किया जाता है। फिर बेटे हम लोग RNA वायरसेस की बात करते हैं, तो RNA वायरसेस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं ना। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस की बात करें बेटा तो इसमें ना हम लोग रियो वायरसेस जो हैं इनको मेंशन करते हैं, देयर आर रियो वायरसेस। ठीक है जी। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस की बात की जाए तो इसमें कोरोना, डेंगी और HIV आ जाता है। कोरोना है, डेंगी है और HIV जो है वो इसमें आ जाता है। फिर नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें बेटा तो इसमें रेब्डो वायरस है, इसमें हम लोग रेब्डो वायरसेस की मिसाल लेते हैं, और इसमें बेटा पैरामिक्सो वायरसेस जो हैं वो भी मेंशन किए जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर ये पूछते हैं कि सर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो PTB के अंदर नहीं है या फ्लाम बुक के अंदर नहीं है। तो बेटे यू हैव टू फॉलो दिस बिकॉज वी नो दैट कि नेशनल लेवल के ऊपर जो है ये MD कैट आपके पास होना है और क्वेश्चन बैंक जो है वो नेशनल लेवल पर ही आएगा, तो आपने इन चीजों को कैरी करना है। आगे चलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस जो होते हैं ना बेटा, इसमें अगर DNA इंटरमीडिएट बने तो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं HIV को, ये इसकी एग्जांपल है। और अगर RNA इंटरमीडिएट मेंशन करे किसी तरह स्टेटमेंट के अंदर तो इसमें बेटा हेपेटाइटिस B वायरस जो है इसको हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेंशन कर रहा है और दरमियान में वो कहे कि DNA इंटरमीडिएट है तो HIV होगा। अगर वो मेंशन कर रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है लेकिन दरमियान में RNA इंटरमीडिएट बन रहा है तो फिर हमारे पास आंसर जो होगा वो हेपेटाइटिस B वायरस होगा। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट बेटे, यू नीड टू फॉलो दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और अक्सर बच्चे जो है ना वो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से फिर मसाइल आते हैं। ठीक है, चलो अब जनरल स्ट्रक्चर की जब हम लोगों ने बात करनी है बेटा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो इसमें इसेंशियल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसेंशियल चीजें, कुछ नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल के अंदर हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन्स को मेंशन करते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन से मुराद ये होती है कि आपके पास भाई इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड और
साथ ही साथ इसमें प्रोटीन जो है उसको भी मेंशन करते हैं, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब बेटे इसमें जो कैप्सिड होता है ना वो बेसिकली प्रोटीन कोड का बना होता है। इसके साथ सवाल आता है कि ये क्या करता है, दैट इज लेबल्ड एज शेप डिसाइडर। इसको बेटे हम लोग शेप डिसाइडर के तौर पर जो है वो मेंशन करते हैं। अगर सवाल कभी पूछा जाए कि वायरस की जो शेप होती है वो कौन डिसाइड कर रहा होता है, तो बेटे कैप्सिड कर रहा होता है जो कि प्रोटीन कोड है। अब इसमें कैप्सिड क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सोमर्स। कैप्सोमर जो होते हैं ना बेटा ये इसके सब यूनिट्स कहलाते हैं। सब यूनिट से मुराद ये है कि ये इसके मोनोमर्स हैं जिससे मिलकर कैप्सिड जो है वो बना होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल पूछा जाता है कि आपको ना 162, 252, 2130 या 32 इस तरह से बेटे कोई एक मेंशन कर देता है और पूछेगा कि भाई 162 कैप्सोमर्स किस वायरस में है, तो आप बताएंगे दैट इज एसोसिएटेड विद हर्पेस वायरस। ये हर्पेस वायरस के अंदर जो है बेटे मौजूद होते हैं। फिर 252 की बात करें तो ये किस में होते हैं, दैट इज इन एडिनो वायरसेस। तो एडिनो वायरसेस जो है वो इसके साथ मेंशन किए जाते हैं। 2130 ये किस में होते हैं बेटा, ये आपके पास टोबैको मोजेक के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। टोबैको मोजेक वायरस जो है बेटा उसमें हम लोग इस चीज को मेंशन करते हैं। फिर आपके पास 32 मेंशन किए जाते हैं, ये किस में होते हैं, दैट इज इन पोलियो वायरसेस। सो दैट इज समथिंग जो कि हम इसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा अब ये बहुत आसान से हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट 162, 252, 2130 और 32 तो याद कर लेते हैं, लेकिन रिवर्स मॉडल याद नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह से हमें फिर टाइम लगता है, फंबल करते हैं। जैसे मैं ये पूछ सकता हूं कि टोबैको टीएमवी वायरस जो होता है जिसको मैं इनडायरेक्टली पूछ लेता हूं, व्हाट इफ द वायरस विच इज हेलिकल इन शेप और आपके पास टोबैको प्लांट के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन करता है और इसको जो है वो पोर्सिलिन फिल्टर से गुजारा गया था, इसके कितने कैप्सोमर्स होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका, 2130। अच्छा फिर मैं इस सवाल को यूं भी मैनिपुलेट कर सकता हूं, सिलेक्ट द वन विच इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इन इट्स कैप्सिड। ठीक है, फिर भी आंसर क्या होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। अच्छा इस सवाल को हम फ्लिप कर सकते हैं, अगर मैं पूछूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इन इट्स कैप्सिड, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, पोलियो वायरस होगा। ओके सो दैट इज सिंपल, वी नीड टू फोकस के किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमने हर उस एंगल से इसका आंसर जो है वो तैयार करना है। चलो आगे चलते हैं। अब इसेंशियल के अंदर कैप्सिड के बाद हमारे पास कोर आ जाता है। कोर जो होता है बेटा इसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जीनोम जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, जल्दी से बताएं। प्रदीप कुमार आप बताओ, जीनोम जो है ये किस चीज से मिलकर बना होता है। अच्छा जीनोम जो होता है ना बेटा ये हम लोग मेंशन करते हैं कि जीनोम ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। जीनोम जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से बेटे ये मिलकर बना होता है। अब बेटे इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, इसको याद रखना आपने। फिर हम लोग नॉन इसेंशियल की बात करते हैं। नॉन इसेंशियल के अंदर ना हम लोग इन्वेलप को डील करते हैं। अब ये जो इन्वेलप होता है ना बेटे यहां पर चीजें फंबल करती हैं, आपको ना कंफ्यूज करवाता है। कैसे, ये कहता है कि क्या इन्वेलप इसका इसेंशियल पार्ट है। एक तो सिंपल सा हम ये कहेंगे कि नहीं। कहां से डिराइव होता है, दैट इज होस्ट डिराइव्ड। जो होस्ट है ना बेटे उसके सेल से इसको निकाला जाता है। फिर सवाल क्या आता है, इसकी नेचर क्या होती है। आप कहेंगे कि इसकी नेचर जो होती है दैट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। लिपोप्रोटीन होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास इसकी बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। ऐसे जिनके पास बेटे इन्वेलप जो है वो प्रेजेंट होता है दे विल बी लेबल्ड एज इन्वेलप्ड वायरसेस, और जिनके पास एब्सेंट होता है इनको ना नेकेड वायरसेस भी कहते हैं। और बेटा ये हमारे पास नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस भी कहलाते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं बैक्टीरियोफेज की तरफ। अब बैक्टीरियोफेज मुझे बताओ, बैक्टीरियोफेज का दूसरा नाम क्या था।
क्या बैक्टीरियोफेज को क्या बैक्टीरियोफेज को हम लोग बैक्टीरिया ईटर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ना। अभी मैंने बताया भी, ऊपर हमने डिस्कस भी किया इसको कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, दे आर बैक्टीरिया ईटर वायरसेस। इसको टॉड और डी हैरल ने किया था। चलो मैं थोड़ा सा आपकी रिकॉल पावर को देखता हूं। मुझे ये बताओ टॉड के लिए डेट कौन सी थी? हाँ, 1915। डी हैरल के लिए कितनी थी? 1917। इन्होंने रिस्पेक्टिवली बेटे इसको डिस्कवर किया था। इसमें फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेटा टी फेजेस भी होती हैं, ठीक है, एक्स फेजेस भी होती हैं और लेमडा फेजेस भी होती हैं, ठीक है। जो बेटे हमारे पास लेमडा फेज होती है ना, लेमडा फेज, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेक्टर भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज मॉलिक्यूलर वेक्टर, या इसको मॉलिक्यूलर कैरियर भी कहा जाता है, जो कि बेटे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ये जो टी है, इस टी के साथ हम लोग मेंशन करते हैं टाइप, या इसको T2 और T4 फेज जो है ये भी हम लोगों ने मेंशन की हुई है। अच्छा, सम टाइम इसको T फॉर टेडपोल भी लिखा जाता है, तो ये भी अगर आ जाए तो इसमें परेशान नहीं होना। दैट T मीन्स टेडपोल भी जो है यहां पर मेंशन होता है, तो परेशान नहीं होना। टेडपोल, टेडपोल बेसिकली इसकी शेप के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये ना हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी आपके पास यहां पर मौजूद है, इसको हम लोग देखेंगे। बेटे ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट है दैट इज लेबल्ड एज हेड, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये इसका ना हेड कहलाता है। अब हेड जो होता है, ये कहा जाता है कि हेड जो है ना वो एज कंपेयर टू टेल सिंपल है। हेड इज सिंपल, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सीधी सीधी बात है। अच्छा, इस हेड के अंदर जो है वो आपको बेटे इसके कोर में जो है ना इसका न्यूक्लिक एसिड दिखाई देता है। देयर इज न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? आरएनए होता है या डीएनए होता है? चलो बताओ। अतीका कह रही है डीएनए प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें जब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें डीएनए होता है, इसीलिए बैक्टीरियोफेजेस को हम लोग डीएनए वायरसेस के तौर पर मेंशन करते हैं। और ये बेटा इसका जीनोम भी कहलाता है, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज इट्स जीनोम। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हेड जो होता है ना बेटा, इसके लोअर एंड के साथ अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलर, दैट इज द कॉलर। कॉलर जो है बेटा ये कनेक्टर होता है हेड और टेल के दरमियान, ठीक है। अब टेल जो होती है ये आपके पास ना फर्दर डिटेल इसके अंदर मौजूद है। जैसे इसकी आउटर पार्ट की बात करें तो इसको बेटे शीथ बोलते हैं। इसके इनर, मतलब लेट से मैं इसकी बात करूं कि इनर इसके पास एक प्रोटीन होती है दैट इज लेबल्ड एज कोर, ठीक है। शीथ है और कोर है कॉलर के बिल्कुल नीचे। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि बेटे जो कोर होती है ना बेटे, ये हमारे पास हॉलो प्रोटीन होती है। हॉलो का मतलब ये होता है खोखली। और बेटे जब भी हम हॉलो प्रोटीन की बात करेंगे ना, दैट विल बी यूज फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से गुजरने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जब बेटे मैं शीथ की बात करता हूं, तो शीथ जो होती है ना ये आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन स्प्रिंग की तरह से होती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके अंदर जो है वो कोर को पुट किया जाएगा, ठीक है, सिंपली, और फिर उसी कोर के थ्रू जो है वो डीएनए जो होता है ना बेटा उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर हमारे पास इसमें बेटे आ जाते हैं टेल फाइबर्स। देयर आर टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स कितने होते हैं नंबर में? दे आर 6 इन नंबर। टेल फाइबर जो होते हैं ये कितने होते हैं बेटा? दे आर 6 इन नंबर, ठीक है। आगे बताता भी हूं कि टेल फाइबर जो है वो क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर बेटे इसमें आपको ये यहां पर ये छोटे छोटे ये चीजें दिखाई देती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पाइक्स। दे आर लेबल्ड एज स्पाइक्स। अब स्पाइक्स जो होती है ना बेटा,
ये होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। जब भी किसी भी बेटा होस्ट के ऊपर जाके ये अटैच होता है ना, तो वहां पर होल्ड करके रखना, जकड़ कर रखना, वो बेसिकली इसका काम होता है। ठीक है, तो ये आपने इसके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो चीजें मेंशन करनी। अच्छा, अब इसके लास्ट पे भी आपको जो है ना यहां पर बेटे एंड प्लेट या इसको बेस प्लेट मेंशन करते हैं, वो मौजूद होती है। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। अब बेटे सवाल मेरा ये है कि भाई ये जो हेड होता है, हेड और टेल में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका कौन सा है? चलो बताओ, कौन बताएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू हेड और टेल की अगर हम लोग बात करें। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उसको होल्ड करके रखा जाता है। टेल, टेल जो होती है ना, शाबाश, टेल जो है वो सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है, टेल जो होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि यहां से बेटे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम जो है ना बेटा, ये बेस प्लेट जो है वो रिलीज करती है, एंड दिस लाइसोजाइम इज यूज टू ब्रेक डाउन द वॉल, ब्रेक डाउन द वॉल ऑफ होस्ट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि ब्रेक डाउन द वॉल ऑफ होस्ट। अब यहां सवाल की तरफ चलते हैं। जब मैं यहां मेंशन कर रहा हूं ना होस्ट की वॉल जो है उसको ब्रेक करता है, मेरा सवाल ये है कि ये जो वॉल होती है इसकी नेचर क्या होगी? ठीक है, लेट मी सी कि आप लोगों ने जो है ना वो इसको कितना अंडरस्टैंड किया है। मैंने ये बताया कि लाइसोजाइम जो होता है ये हमारे पास होस्ट को जो है वो ब्रेक करता है, बिल्कुल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और इसकी जगह पे बेटे आपके पास ये हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, या पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह पे म्यूरिन भी लिखा होता है। ये नीचे बिल्कुल लाइन में मैंने लिखा भी हुआ है। लाइसोजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरियल वॉल, जो कि म्यूरिन इन नेचर है। ठीक है, अब नीचे म्यूरिन लिख दिया, ऊपर पेप्टाइड, ये ऑल्टरनेटिव है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बेटे डेवलप हो सके। चलो अगेन कुछ मजीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को देखेंगे। अब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टेल फाइबर्स हैं, स्पाइक्स हैं, लाइसोजाइम है, कोर है और शीथ है। लेट मी सी कि आपने कितना जो है वो इसको याद किया। अगर बेटे मैं आपसे पूछूं कि टेल फाइबर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्या बताओगे? टेल फाइबर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेल फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग ऑन होस्ट सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग ऑन होस्ट सेल। होस्ट सेल के ऊपर बेटे लैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पाइक्स जो होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अभी मैंने बताया भी, अटैचमेंट, ठीक है, या होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अटैचमेंट या होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोजाइम जो होते हैं ये बेटे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइसोजाइम हमने पढ़ा, लाइसोजाइम ब्रेकडाउन ऑफ वॉल करवाता है। अब देखो आपके पास ना डिफरेंट तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं। कोर की बात करूं, कोर जो होता है ये हमारे पास क्या करवाता है? कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। अब ये सवाल यूं भी पूछा जाता है कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरियोफेज का कौन सा हिस्सा जाता है, तो तभी भी आंसर क्या होगा? कोर ही होगा। ठीक है, मैं दोबारा से सवाल पूछता हूं, विच पार्ट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, या कौन सा हिस्सा है जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकता है? तो बेटे इन दोनों में हमारे पास आंसर जो होगा वो कोर होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं, शीथ की बात करते हैं। अब शीथ जो होता है ना बेटा, ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल के साथ रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल। टेल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ये करवाता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो है बेटा ये टेल जो होती है वो एज कंपेयर टू हेड ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के तौर पर जो है वो पाई जाती है। अच्छा
अब हम लोग लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को क्विकली रिव्यू करेंगे। लिटिक साइकिल जो होता है ये बेटे लाइसिस के साथ एसोसिएटेड है। इसको हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज लाइसिस ऑफ सेल। सेल को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको विरुलेंट साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज लेबल्ड एज विरुलेंट साइकिल। विरुलेंट का मतलब ये होता है कि भाई इंफेक्शन कॉज करेगा। इस लिटिक साइकिल के लिए मेंशन किया जाता है मास्टर स्लेव एसोसिएशन। इसके लिए हम लोग मेंशन करते हैं मास्टर स्लेव एसोसिएशन। अब बेटे ये जो मास्टर स्लेव एसोसिएशन होती है ये क्या होती है? इसमें हम लोग मास्टर को क्या बोलते हैं, क्या होता है, और स्लेव क्या होता है? बेटे जब हम लोग मास्टर की बात करते हैं ना इस लिटिक साइकिल के अंदर, तो इस लिटिक साइकिल में मास्टर के तौर पर काम करता है वायरल जीनोम। देयर इज वायरल जीनोम जो मास्टर के तौर पर एक्ट करता है, और स्लेव के तौर पर बेटे काम कर रहा होता है बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा, ठीक है। मास्टर स्लेव एसोसिएशन हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि लिटिक साइकिल के अंदर बच्चों 20 मिनट में अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो 20 मिनट में जो सेल इन्फेक्ट हुआ होता है ना वो ऑलमोस्ट 200 कॉपीज ऑफ वायरस बनाता है। 200 कॉपीज ऑफ वायरसेस जो है ये बनाना बेटे इसका काम है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जाता है। अब बेटे मैंने आपके पास जो है ये साइकिल शो किया हुआ है, इसको हम क्विकली ओवरव्यू करते हैं। बैक्टीरियल सेल पे आके बैक्टीरियोफेज जो है वो लैंड करता है। यहां पर सवाल ये बनता है कि ये जो आपके पास बैक्टीरियोफेज होता है ना ये इसका साइज है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया कितना होता है, तो 1/1000 हम लोग मेंशन करते हैं। अगर फर्ज कर लो वो बैक्टीरियल साइज कहता है x है तो बैक्टीरियोफेज का साइज क्या होगा? x/1000। इसको हम डिवाइड कर दें तो ये आपके पास जो है इसका साइज आ जाता है, ठीक है। अच्छा ये बेटे इसको इन्फेक्ट करेगा, अपना जो कोर के थ्रू जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें एंटर होगा जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट फॉर्म जो है वो बनती है, फिर रेप्लिकेशन होगी एंड देन आपके पास ये बर्स्टिंग होती है, तो लाइसिस के बाद कॉपीज जो है वो बाहर आ जाती, सिंपल। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल आ जाता है। एज कंपेयर टू लिटिक साइकिल बेटे ये हमारे पास जो लाइसोजेनिक होता है इसको ना नॉन विरुलेंट साइकिल बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज नॉन विरुलेंट साइकिल। दैट इज नॉन विरुलेंट साइकिल मतलब इसमें मेनली इंफेक्शन नहीं होता। इसको हम लोग टेम्परेट फेज भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज टेम्परेट फेज। ये टेम्परेट फेज के तौर पर जो है वो पाया जाता है। इसमें बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि जो एसोसिएशन हमें दिखाई देती है वो होस्ट गेस्ट एसोसिएशन दिखाई देती है। दैट इज होस्ट गेस्ट एसोसिएशन। इसमें बेटा जो होस्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है? बैक्टीरिया। होस्ट के तौर पर बैक्टीरिया काम करता है, और जो गेस्ट होता है गेस्ट के तौर पर बेटे आपके पास वायरस या हम लोग वायरल डीएनए जो है उसको मेंशन करते हैं। तो दैट इज एन होस्ट गेस्ट एसोसिएशन। और होस्ट गेस्ट एसोसिएशन जो होती है ना बेटा ये आपके पास रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो नॉन विरुलेंस के अंदर या इसमें इन्फेक्शन नहीं होता इसको हम मेंशन करते हैं। अच्छा फिर इसमें यह भी मेंशन किया जाता है कि इसमें नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो 20 मिनट में एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है ना तो इसमें 20 मिनट में आपके पास बेटे 2 कॉपीज बनती हैं, ठीक है। इसको हम यूं भी मेंशन करते हैं कि जो रेट ऑफ डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया होता है ना वही रेट ऑफ डिवीजन ऑफ वायरस भी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो रेट ऑफ डिवीजन ऑफ वायरस बैक्टीरिया का है यहां पे वही वायरस का भी होगा। दिस इज सिंपल। और इसमें बेटे जब हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं तो इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करने के बाद उसका हिस्सा बनेगा, साइलेंट हो जाएगा। तब तक ये साइलेंट रहेगा जब तक जो है बेटे इसको ट्रिगर नहीं किया जा रहा, तब तक ये साइलेंट ही है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया का डिवीजन रेट है वही इसका है। अच्छा अब यहां पर लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्जन होती है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल होती है, ठीक है। ये जो कन्वर्जन होती है इसमें लाइसोजेनिक से
लिटिक के अंदर। ये किसके थ्रू होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? दैट इज बेटे लेबल्ड एज इंडक्शन। इसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। और ये नॉर्मली आप ये कह लो कि जो यूवी रेडिएशन होती है ना, वो नॉर्मली इसको ट्रिगर कर रही होती है। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो अब बेटे आपके पास सीक्वेंस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीक्वेंसिंग के अंदर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन का सीक्वेंस। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लैंडिंग होती है होस्ट सेल के अंदर, फिर अटैचमेंट होती है, फिर बायोसिंथेसिस है, फिर मैच्योरेशन ऑफ वायरस है और फिर लाइसिस है। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है। यहां पर जब हम लोग अटैचमेंट की बात करते हैं तो इस अटैचमेंट को बेटे एडजॉर्प्शन भी बोलता है। दैट इज लेबल्ड एज एडजॉर्प्शन। ये जो बेटे एडजॉर्प्शन होती है ना, ये हमारे पास वीक केमिकल लिंकेज होता है। दैट इज वीक केमिकल लिंकेज। इसको वीक केमिकल लिंकेज बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये बेटे वीक केमिकल लिंकेज यहां पर बनता है। ठीक है, अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। वो है जी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बेटा ये जो HIV होता है ये क्या कॉज करता है? हम लोग पढ़ते हैं सॉरी, HIV जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एड्स। एड्स जो है बेटा ये कॉज करता है। अब एड्स जो होती है क्या कहा जाता है? एड्स को कहा जाता है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब यह है बेटा कि इसमें ना मल्टीपल डिसऑर्डर जो है वो एट अ टाइम दिखाई देते हैं। और HIV इटसेल्फ जो होता है वो रेट्रोवायरसेस, एक प्रॉपर क्लास है वायरसेस की, उसमें आ जाता है, जो कि ट्यूमर कॉजिंग होते हैं, RNA जीनोम रखते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनके पास मौजूद होता है। ट्यूमर कॉजिंग में आपके पास क्वेश्चन आता है कि ट्यूमर किस किस के अंदर कॉज करते हैं? बर्ड्स में ट्यूमर कॉज कर सकते हैं बेटे, ये हमारे पास फॉक्स में ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, बैट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्पीशीज हैं जिसमें इनके ट्यूमर जो है वो इनकी वजह से कॉज होते हैं। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट फीचर कौन से हैं रेटिरो के अंदर, या रेट्रो के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल या प्राइमरी फीचर, तो बेटे रेटिरो का मतलब होता है रिवर्स। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम इसमें मेंशन करते हैं। उस रिवर्स के अंदर क्या होता है कि RNA से DNA बन रहा होता है। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड ये कि DNA से RNA बने, RNA से फिर प्रोटीन बने। रिवर्स में क्या आ रहा है कि RNA से DNA बन रहा है। अब बेटे यहां पर जब हम लोग ट्यूमर की बात करते हैं तो ट्यूमर इटसेल्फ इज डिफाइंड एज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, या आपके पास बेनाइन ट्यूमर होते हैं या बेटे मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। इन मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो है बेटा ऑन्को वायरसेस भी पाए जाते हैं। देयर आर ऑन्को वायरसेस। अब बेटे ये जो ऑन्को वायरसेस होते हैं ना, इनको कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी कहा जाता है। दे आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ऑन्को वायरसेस है वो हम इसमें मेंशन करते हैं। जैसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये जो ऑन्को वायरसेस होते हैं बेटा, दे आर सफेरिकल। ये हमारे पास सफेरिकल वायरसेस की कैटेगरी है और इनका जो डायामीटर होता है ना बेटा, वो ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर हम लोग मेंशन करते हैं। दे हैव साइज ऑफ 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। ओके, तो ये बेटे इसके साथ हम मेंशन करते हैं। बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें इन्वेलप है, इसमें कोर है, इसमें कैप्सिड है। इन्वेलप की बात करें बेटा तो इन्वेलप हमारे पास होस्ट डिराइव्ड होता है ना, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन बोलते हैं। दैट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। और ये जो लिपोप्रोटीन होता है ये बेसिकली कहां से डिराइव होता है? दैट इज कमिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां से आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट से बेटे ये हमारे पास आ रहा होता है। ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड।
ओके, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक HIV वायरस जो है वो आपके सामने जो है वो मौजूद है। इसमें से क्वेश्चन फिगर वाइज भी बन सकते हैं, वैसे भी बन सकते हैं, तो आपने इसको जरा देखना है कि ये क्या है। चलो सबसे पहले मैं आपके पास इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं। ये जो स्ट्रक्चर बेटे हमारे पास यहां मेंशन किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? दे आर लेबल्ड एज स्पाइक्स। ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, ये बेटे होस्ट स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्पाइक्स क्या करते हैं? होस्ट स्पेसिफिसिटी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। होस्ट की स्पेसिफिसिटी स्पाइक जो है वो डिटरमिन करता है। अब स्पाइक जो होती है वो इटसेल्फ बेटे आपके पास इनवेलप का हिस्सा होती है। ये देखो, लिपिड इनवेलप का हिस्सा है ये, इसमें पेनिट्रेटेड होती है। अब कुछ हिस्सा इसका ऐसा होता है जो कि बेटे टॉप पे होता है और कुछ इसके अंदर एम्बेडेड होता है। जो बेटे इसमें आपके पास टॉप पे होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और जो बेटे इसके अंदर एम्बेडेड होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है। अब यहां सवाल हम लोग बना सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो है ये क्या है? दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। ये बेटे मेम्ब्रेन के अंदर जो है बेटा हमारे पास एम्बेडेड होता है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है इसको हम लोग आउटर सरफेस पे मेंशन करते हैं, या एक्सपोज्ड पार्ट भी मेंशन किया जाता है। ओके, आउटर सरफेस या एक्सपोज पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब स्पाइक जो है उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया दो हिस्सों के अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो होती है वो आगे जाके इंपॉर्टेंट रोल हम इसके साथ लेबल करते हैं कि रिसेप्टर साइड के साथ जो है वो डॉकिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अब आते हैं इस इनवेलप से अंदर की तरफ। इस इनवेलप के अंदर जो है बेटा हमें इसका ना ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर P17 मैट्रिक्स प्रोटीन जो है वो पाई जाती। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहां पर? मैट्रिक्स। ये जो इसका हिस्सा है ना इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है। क्या एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है? कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन HIV वायरस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया? तो क्या बताएंगे उसमें? बेटा इन्वेलप तो नहीं होता ना, उसमें मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स हम इसके साथ मेंशन करते हैं। फिर बेटे इस मैट्रिक्स में आपको जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स भी दिखाई देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्रोटीएज एंजाइम जो है वो यहां पर दिखाई देता है। प्रोटीएज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वी नो दैट, हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी पढ़ा था। ये बेटे हमारे पास प्रोटीन ब्रेक डाउन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन की ब्रेकेज जो है वो बेटे इसके जिम्मे है। अब कैसे प्रोटीन को ब्रेक करता है और कौन सी प्रोटीन को ब्रेक करता है ये आगे साइकिल में देखते हैं। कैप्सिड की प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास इसमें कैप्सिड आ जाता है। कैप्सिड में भी क्वेश्चन बनता है। कैप्सिड में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कैप्सिड की शेप क्या है। अब देखो सवाल में ना यहां पर फंबल करवाता है। अगर वो सवाल पूछे कि HIV की शेप क्या होती है, आप बताएंगे स्फेरिकल होती है। लेकिन अगर बेटे वो सवाल में पूछे कि कैप्सिड ऑफ HIV की शेप क्या होती है, तो फिर हम लोग यहां मेंशन करते हैं कि ये या तो बेटे हमारे पास कॉनिकल शेप होती है, या बेटे हमारे पास ये बुलेट शेप होती है, या कॉनिकल या बुलेट शेप जो है वो हम लोग इसको लेबल करते हैं। डन, बड़ी सिंपल सी बात। फिर बेटे इस कैप्सिड के अंदर जो है वो आपको इसके RNA जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि RNA जीनोम के तौर पर पाया जाता है। और फिर इसमें एंजाइम्स हैं, इंटीग्रेज है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इंटीग्रेज जो होता है ये आगे बताता हूं, ये इंटेग्रल पार्ट बनाने के लिए, टू इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट DNA के लिए बेटा ये रिस्पॉन्सिबल है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स से मैंने बेटा यहां पर आपके पास जो है वो 3 एंजाइम लिख दिए, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज। इनकी तरतीब भी यही है एक्शन के लिहाज से। प्रोटीएज जो होता है ना बेटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब कौन सी प्रोटीन? कैप्सिड प्रोटीन। ब्रेकडाउन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन, जो कैप्सिड की प्रोटीन्स होती है ना बेटा, उसकी ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट के अंदर।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करवाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ना बेटा, ये हमारे पास आरएनए से क्या करेगा? डीएनए बनाएगा। ये भी होस्ट के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर इंटीग्रेज क्या करता है? इंटीग्रेज जो होता है बेटा, ये हमारे पास इंटेग्रल पार्ट बनाता है। इसको हम लोग मेंशन करते हैं इनकॉर्पोरेट वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। ठीक है, जो आपके पास बेटे होस्ट जीनोम है, होस्ट का जो डीएनए है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी तरतीब भी यही है। ठीक है, ये आप इसके साथ याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास इसमें कुछ HIV लेंटी वायरसेस, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी सब क्लास कैसी होती है। दे बिलोंग टू सेम सब क्लास, स्टार MCQs बन सकता है। उसके अलावा SIV, FIV, विज्मा, CAEV, ये बेटे आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। मॉन्कीज, कैट्स वगैरह के अंदर जो है ना इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली जाती है, ह्यूमन जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम और HIV जीनोम का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है रिगार्डिंग जीन्स। तो बेटे ह्यूमन जीनोम जो होता है वो रिलेटिवली बड़ा होता है इन दोनों से। इसके अंदर अगर हम जीन्स की बात करें तो ये 20,000 से लेकर 25,000 तक जो है ना बेटा हमारे पास जीन्स होते हैं। बैक्टीरियल जीनोम की बात करें तो इसमें 500 के करीब जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं। HIV जीनोम की बात करें तो इसमें बेटे हमारे पास 9 जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें सवाल भी आया था, ये आपके पास नम्स के पेपर में भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसमें आप देख सकते हो। जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं उसमें बेटे 3 जीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं या इसकी स्ट्रक्चरल चीजों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको बेटे गैग, पोल और एनव मेंशन किया जाता है। फिर हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि बेटे डिजीज या डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें बेटे टैट आ जाता है, REV, रेव है, रेफ है। ठीक है, फिर इसके अलावा विफ, VPR और VPV है। ये 6 जीन्स हैं जो कि डिजीज के लिए या इसकी डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा बेटे इसमें लॉन्ग रिपीटेड टर्मिनल्स पाए जाते हैं और ये जो लॉन्ग रिपीटेड टर्मिनल्स होते हैं ये बिल्कुल जैसे टीलोमर्स हम लोग पढ़ते हैं ना उसके तौर पर ये काम करता है। दे कंट्रोल्स HIV रेप्लीकेशन। जो HIV की रेप्लीकेशन होती है ना बेटा, ये ना उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है। तो ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं कि जी आपके पास ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रख सकें। गैग, पोल, एन खास तौर पे। आगे चलते हैं HIV लाइफ साइकिल। इसमें बेटा एड्स हमें पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। और इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से क्या मुराद है? इम्यून सिस्टम के साथ है, डेफिशिएंसी यानी उसके सेल जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। अब आपके पास या तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है या ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो बेटे T लिम्फोसाइट के साथ एसोसिएटेड है और ह्यूमोरल जो है वो B लिम्फोसाइट के साथ एसोसिएटेड होती है। इसमें जो CD4 और CD8 रिसेप्टर होता है, CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोटीन मार्कर्स के तौर पर पाए जाते हैं किसी भी बेटा होस्ट की सेल के ऊपर। इसमें जो CD4 होता है HIV उस पे एक्ट करता है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि HIV जो होता है वो होस्ट स्पेसिफिक है। यानी चिंपैंजी में पाया तो जाता है लेकिन ये उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। उसकी सिंपल हम एग्जांपल ये देते हैं कि CD4 रिसेप्टर उसके पास नहीं होते। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर सीवियर इन्फेक्शन है, रैपिड वेट लॉस आ जाता है, कैंसर है और बेटे CNS या ब्रेन सेल के ऊपर इन्फेक्शन भी आ जाता है। बाकी हमारे पास बेटे इसका एक साइकिल जो है वो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, इसको साथ साथ देखेंगे क्या है, इसकी स्टेजेस भी देखेंगे और फिर इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे क्या बन सकता है। सबसे पहले अटैचमेंट की बात करते हैं। अटैचमेंट में जो स्पाइक्स होती है ना बेटा वो रोल प्ले करती हैं। ठीक है, लेट्स से यहां पर मैं मेंशन करता हूं कि स्पाइक्स जो हैं वो रोल प्ले करती हैं, किसके साथ अटैच होती हैं? रिसेप्टर्स के साथ बेटे ये
अटैच होती हैं और वहां पर जाके फिर इसकी फ्यूजन हो जाती है। अब फ्यूजन क्या होती है, फ्यूजन भी सुन लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि होस्ट की है प्लस जो वायरस का इन्वेलप है उसका एक दूसरे के साथ मिलना फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, उस फ्यूजन के बाद आपके पास बेटे एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब यह है कि कैप्सिड की एंट्री होना। एंडोसाइटोसिस क्या है, दैट इज एंट्री ऑफ कैप्सिड इनटू होस्ट सेल, उसके अंदर एंटर होना, ये एंडोसाइटोसिस है। जैसे ही उसमें एंटर होगा फिर अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग क्या होती है, अनकोटिंग की वजह जो है बेटा प्रोटीएज एंजाइम है। ये इसी का ही जो प्रोटीएज एंजाइम है ना, ये बेटे इसको ब्रेक करेगा इसके कैप्सिड को, और कैप्सिड को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर से बेटे ये जो वायरल जीनोम है ये बाहर आ जाएगा। जैसे ही वायरल, लेट से मैं यहां पे मेंशन करता हूं, ये वायरल आरएनए है, दैट इज वायरल आरएनए, ये वायरल आरएनए इसके बाहर आ गया। अब यहां पर सेकेंड फेज के ऊपर जो है बेटा एक्शन हमारे पास होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। वो क्या करता है, इस वायरल आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है और बेटे आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाता है। इसको आरएनए डीएनए हाइब्रिड बोलते हैं। उसके बाद बेटा इसी से ही आपके पास ये यहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वायरल डीएनए, दैट इज लेबल्ड एज वायरल डीएनए। अब सवाल ये पूछा जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या ये वन स्टेप रिएक्शन है या टू स्टेप रिएक्शन है, बताओ कौन बताएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है दैट इज अ वन स्टेप रिएक्शन और टू स्टेप रिएक्शन, बताओ बच्चों। दैट इज अ वन स्टेप रिएक्शन और टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन ना, पहला स्टेप जो होता है उसमें बेटे आपके पास ये वायरल आरएनए हाइब्रिड और दूसरे में वायरल डीएनए बनता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसको वन या बहुत सारे बच्चे इसको थ्री भी कंसीडर करते हैं, दैट इज रॉन्ग बेटे। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो आपके पास वायरल डीएनए होता है ना, इसको इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है इनटू होस्ट जीनोम। और तीसरे नंबर पे फिर अब एक्शन किसका होगा, इंटीग्रेज का। मैं मेंशन कर देता हूं, पहले पे प्रोटीएज एंजाइम, दूसरे पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, फिर इंटीग्रेज की हुई। अच्छा, अब इंटीग्रेज में यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि इंटीग्रेज की साइट ऑफ एक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इंटीग्रेज जो होता है ना वो न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसमें बेटे जाके ये एक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेंट्रल डोगमा इनिशिएट करता है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, सेंट्रल डोगमा में हम लोग मेंशन करते हैं कि इसके थ्रू बेटा पहले आरएनए बनेगा। लेट से हम इसकी आरएनए की बात करते हैं। इस आरएनए से बेटा, अच्छा यहां पर आरएनए जो होते हैं ना वो दो तरह के बनते हैं। एक आरएनए यहां पर बना लिया, दूसरा आरएनए जो है वो मैं ये बना लेता हूं। जो पहला आरएनए होता है इससे बेटे ट्रांसलेशन जब होती है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाने के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो होगा दैट विल बी लेबल्ड एज वायरल जीनोम। ये वायरल जीनोम के तौर पर बेटे काम करेगा। अब होता ये है कि हमारे पास बेटा इसके बाद जो है वो असेंबली होना शुरू हो जाती है। उस असेंबली में क्या मुराद है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी है नहीं, इससे मुराद ये है कि ये जो आपके पास प्रोटीन्स बनी है ये कोर के तौर पर आना शुरू हो जाएंगी और इसके अंदर जो है बेटा ये जीनोम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन दे विल गेट आउट, बडिंग होगी और बाहर आएंगे। अच्छा, अब बडिंग की जगह पे समटाइम एक्सोसाइटोसिस भी लिखता है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब यह है कि सेल से बाहर आना, और जब ये सेल से बाहर आता है बडिंग होती है तो ये बेटे इनवेलप फॉर्मेशन है। ठीक है, या इसको इनवेलप एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये बनता है कि एचआईवी लाइफ साइकिल के अंदर सबसे लास्ट पे कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी बनता है,
तो फिर हम आंसर क्या बताएंगे, इनवैलिड बनेगा। एंड देन जो मेच्योर वायरस है बेटा, ये आपके पास जो है वो यहां पर हमें दिखाई देता है। दिस इज सिंपल। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बेटा ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो ये तकरीबन 10 स्टेप रिएक्शन के तौर पर जो है वो हम इसको लेबल करते हैं। दिस इज सिंपल। ओके, फिर हम इसकी सीक्वेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीएज है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है, और फिर इंटीग्रेज का जो है बेटा ये हमारे पास काम होता है। अब इसकी सिम्टम्स जो है उसको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अर्ली सिम्टम्स हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन हैं, फिर ट्रीटमेंट क्या होता है। अर्ली सिम्टम्स, ये आपके पास सवाल भी आया था नम्स में, 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स तक बेटे ये दिखाई देती हैं। सिंपल फ्लू है, फीवर है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होते हैं। फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इसको भी थोड़ा सा सुने। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं ना, ये बेसिकली तब होते हैं जब आपके पास बेटे वीक इम्यूनिटी होती है। वीक इम्यूनिटी की वजह से हमारे पास जो है बेटा फंगल इन्फेक्शन या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मली तो पाए जाते हैं लेकिन बॉडी जो है वो उसको रेजिस्ट कर देती है। जैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है, इनको भाई मौका मिलता है, मुनाफिकीन के अंदर ये आते हैं और भाई ये इन्फेक्शन कर देते हैं बॉडी पे कमजोर देके ना। जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस इसकी वजह से होती है, कैंडिडियासिस या कैंडिडियोसिस हम इसको बोलते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन ये भी फंगल इन्फेक्शन है, सवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, ये हम इसके साथ जो है वो लेबल करते हैं। ट्रीटमेंट में बेटे याद रखिएगा, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ HIV, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही इसकी कोई क्योर है। हाँ, एंटी HIV प्रोटीन जरूर यूज करते हैं, जिसको हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो हम लोग यूज करते हैं। इसको आपने इसके साथ जो है बेटा याद रखना है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। आगे प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन में बच्चों ये याद रखिएगा कि इसको ना अगर आप क्योर नहीं कर सकते तो आपको इसकी प्रिवेंशन रूट का पता होना चाहिए। यू शुड अवॉइड इट्स रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कांटेक्ट जो है जो अनहेल्थी है उसको अवॉइड करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड मेडिकल यूटेंसिल्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर इसी तरह से बेटा आपके पास मदर टू फीटस जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। एक्यूपंक्चर नीडल्स, ठीक है, ये नीडल्स के थ्रू जो है ना बॉडी पे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको एंशियंट चाइनीज टेक्निक भी बोलते हैं। और इन्हीं नीडल्स के साथ मिलता जुलता एक टैटू भी डेवलप कर लेते हैं, बॉडी के ऊपर कोई टैटू बना लिया, जैसे यहाँ पे बना लिया माँ की दुआ जन्नत की हवा, ठीक है, या तामड़िया तामड़िया यंगे पुड़ा यल्ला यन्ना रास कला। तो बखैर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखें, लेकिन दे कैन बी इन्फेक्शियस। क्यों? क्योंकि उसमें किसी ऐसी बॉडी के ऊपर भी यूज हो सकते हैं जिसको ये इन्फेक्शन था, और फिर वो इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरह से ईयर और नोज पियर्सिंग जो है इसको भी हम लोग इसके साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे जो है ना बेटा मैंने ये एक टेबल ऐड किया है, ये आपके नोट्स में मौजूद होगा, दैट विल हेल्प यू कि आप जो है इसमें चीजों को मेंशन कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ये किस तरह से। हेपेटाइटिस A का दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस B को बोलते हैं। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस C को बोलते हैं। डेल्टा किसको बोलते हैं? D को बोलते हैं। वायरॉइड के थ्रू कौन ट्रांसमिट होता है? तो बेटे हेपेटाइटिस D वाया वायरॉइड ट्रांसमिट होता है। सो फिर इसके बाद इनके रूट्स मेंशन किए हैं, ओरोफिकल रूट है, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। फिर आपके पास बेटे इसमें इन्फेक्शन की टाइप्स हैं, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपके पास हर्पेस सिम्प्लेक्स जिसमें टाइप 1 टाइप 2 वायरस जो है इसमें मेंशन किया गया है। हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 1 जो होता है ना, ये हमारे लिप्स के अराउंड छोटे छोटे ब्रिस्टल्स बनाते हैं, जो कि अक्सर फीवर के बाद जो है वो आपको दिखाई देते हैं कि जब बुखार होता है ना, तो उस बुखार के बाद जो है वो हम लोग इसमें मेंशन हमें यहाँ पर फील होता है। और 2 जो होता है ये STD जो है बेटा ये कॉज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसके अलावा मीजल्स हैं जो कि बेटा पैरामिक्सो वायरस, और मम्स ये भी पैरामिक्सो वायरस की वजह से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज याद रखिएगा, इसको न्यूरोजेनिक भी बोलते हैं, ये मैंने यहां मेंशन भी किया हुआ है। न्यूरोजेनिक क्यों? क्योंकि मोटर न्यूरॉन के ऊपर ना मेनली ये इन्फेक्शन करते हैं,
मोटर न्यूरॉन, उनको डैमेज करता है। ठीक है, उसी की वजह से जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उनकी टांगे या उनके कोई भी जो स्पेसिफिक स्केलेटल मसल्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते। फिर इसके अलावा कॉटन कर्ल डिजीज बिगुमा वायरस कॉज करता है, चिकनगुनिया आरएनए वायरस पॉजिटिव स्ट्रैंड है, डेंगी है, बोला है और कोरोना है। इसको आपने एक दफा जो है वो ओवरव्यू लाजमी करना है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, लेकिन इसमें रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको एज अ टेबल जो है वो यहां पर ऐड कर दिया है सो दैट आप इसको रिवाइज कर सकें। ओके, चलो अब हमारे पास जो है बेटा ये जो वायरसेस हैं दैट हैज बीन कंप्लीटेड।